ये बच्चा मेरा नहीं है, पता नहीं किस गैर का, किस गंदे खून को ये अपनी कोख में पाल रही है। रघुराज के मुंह से निकले इन जहरीले और आग उगलते शब्दों ने भरी हवेली और पंचायत में जैसे कोई खंजर उतार दिया हो। जिस औरत की कोख को उसने कुछ घंटे पहले तक अपना ही अंश समझा था, आज उसी ने सरेआम उस मासूम जान पर शक का ऐसा दाग लगा दिया था, जो किसी भी औरत की रूह को छलनी करने के लिए काफी था। सुहाना ने जब पत्थर बनी नजरों से उस शख्स को देखा तो उसे समझ आ गया कि बदले की आग में इंसान किस हद तक गिर सकता है, जहां वो अपनों को मिटाने के लिए अपने ही खून को भी कलंकित करने से नहीं चूकता। क्या तुम्हारा दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है रघुराज? ये ख्याल भी तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? नामुमकिन, सरासर नामुमकिन। दादाजी ने अपनी लाठी फर्श पर पटकते हुए ऊंचे और सख्त लहजे में कहा। लेकिन रघुराज पर उनके गुस्से का कोई असर नहीं हुआ। वो बेहद इत्मीनान से अपनी जगह खड़ा रहा। मुझे और कुछ नहीं सुनना दादाजी, मैंने जो तय कर लिया वो पत्थर की लकीर है। अगर आप खुद जाकर बात करेंगे तो बात आसानी से बन जाएगी। मुझे पूरा यकीन है कि वे मना नहीं करेंगे। और अगर आपने इनकार किया तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि अपनी जिद पूरी करने के लिए मैं किस हद तक जा सकता हूँ। रघुराज के लहजे में खुली चेतावनी और बगावत थी। दादाजी ने झुंझलाकर अपना सिर पीट लिया। उस पूरे खानदान में इस लड़के से ज्यादा अड़ियल और जिद्दी इंसान पैदा ही नहीं हुआ था। तुम अच्छी तरह वाकिफ हो कि तुम्हारी सगी बहन ने उस परिवार के साथ क्या किया था, किस मुंह से और किस हैसियत से तुम वहां रिश्ता लेकर जाने की बात कर रहे हो। समाज में हमारी जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है वो भी मिट्टी में मिला दोगे क्या? दादाजी ने उसे अतीत की उन दर्दनाक यादों और शर्मिंदगी का हवाला दिया जिसे पूरा खानदान भूलना चाहता था। लेकिन रघुराज के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। मैं पुरानी और बीती हुई बातों को नहीं दोहराना चाहता। अतीत में जो हुआ वो खत्म हो चुका है। मुझे गुप्ता परिवार की छोटी बेटी पसंद है और मैं हर हाल में उसी से शादी करना चाहता हूँ। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं मांग रहा हूँ। वैसे भी जो हमारी अपनी बुआ का ससुराल है, हमारा ही तो घर हुआ वो। आप आराम से वहां जाइए और रिश्ता मांग लीजिए। रघुराज की आवाज में अजीब सा सुकून और जिद का मिश्रण था। दादाजी अब विश्वास से उसे देखते रह गए। तुम्हारी बहन की करतूतों की वजह से जो बदनामी हुई थी उसके बाद वहां कदम रखने की हमारी हिम्मत नहीं होती। तुम्हें जो करना है करो, हम वहां रिश्ता लेकर बिल्कुल नहीं जाएंगे। और मुझे तो ये हैरानी है कि तुमने उस लड़की को देखा कब और कैसे। वो तो हमेशा लाइम टाइम और पार्टियों से दूर अपनी ही दुनिया में रहती है। मैंने उसे एक पारिवारिक समारोह में देखा था, तभी से वो मेरे दिल में बस गई है। अब चाहे जो हो, मेरी जीवन संगिनी बनेगी तो सिर्फ वही। वरना ये बात गांठ बांध लीजिए कि मेरी जिंदगी भर आप मेरी शादी का चेहरा नहीं देख पाएंगे। गंभीर और भारी आवाज में कहते हुए रघुराज ने अपने कंधों पर पड़ी जैकेट ठीक की और बिना किसी की सुने कमरे से बाहर निकल गया। पीछे दादाजी गहरी सांस लेकर अपना सिर पकड़कर बैठ गए। वो जानते थे कि उनका पोता पानी की तरह बहने वाला नहीं, बल्कि चट्टान की तरह अड़ जाने वाला इंसान है। जो उसने ठान लिया वो करके ही छोड़ेगा। रात के वक्त डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार मौजूद था। रघुराज के पिता अजय सिंघानिया, उनकी पत्नी और घर के बाकी सदस्य डिनर कर रहे थे। खाना खत्म होने के बाद अजय सिंघानिया ने हल्का सा खांस कर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। मैं आप सबसे एक बेहद जरूरी बात करना चाहता हूँ। इस मामले में मुझे किसी की भी कोई ना नुकुर नहीं चाहिए। ये मेरा आखिरी फैसला है और सबको इसे मानना होगा। उनकी आवाज सख्त और गंभीर थी। पूरी डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा छा गया। कल की तैयारियां शुरू करो। कल हम सब गुप्ता परिवार की हवेली जाएंगे, उनकी छोटी बेटी का रिश्ता अपने रघुराज के लिए मांगने। अजय के मुंह से ये बात सुनते ही जहां एक तरफ रघुराज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, वहीं बाकी सभी लोग सदमे और हैरानी में डूब गए। पापा, क्या हो गया है आपको? हम वहां कैसे जा सकते हैं? 2 साल पहले दोनों परिवारों के बीच जो कुछ हुआ था, क्या आप वो सब भूल गए? आपने ये सोच भी कैसे लिया कि वे अपनी बेटी हमें देंगे? भूलिए मत कि हमारे घर की बेटी ने उनके बेटे के साथ क्या किया था। रघुराज के चाचा इंद्रजीत सिंघानिया हैरान होकर बोल पड़े। अपनी बहन का जिक्र आते ही रघुराज ने कसकर अपनी मुट्ठियां भींच ली। आखिर बार बार वो उसी का नाम क्यों घसीट रहे थे? मैंने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है, अजय सिंघानिया ने दृढ़ता से कहा।
ये मत भूलो कि हमारी अपनी बेटी रघुराज की बुआ आज भी वही उसी परिवार में है, जिसने इस खानदान के लिए बहुत कुछ सहा है और आज भी निभा रही है। वो अपने मायके और ससुराल के बीच की दूरियां और कड़वाहट हमेशा के लिए खत्म करना चाहती है। ये उस रिश्ते को जोड़ने का सबसे बेहतरीन मौका है। कल शाम सब तैयार रहना, हम सुहाना को अपने घर की बहू बनाकर ही लौटेंगे। ये कहकर वे टेबल से उठ खड़े हुए। सबके चेहरों पर भारी परेशानी और तनाव साफ झलक रहा था। विशेष रूप से रघुराज की बुआ सुमित्रा और उनके पति की आंखें शर्मिंदगी से झुक गईं। टेबल पर बैठे बाकी रिश्तेदारों से नजरें मिलाने की उनमें हिम्मत नहीं हुई थी। रघुराज ने बिना कुछ कहे अपनी जगह से उठ गया। वो इन पुरानी कड़वाहट और शर्मिंदगी की दीवार को हमेशा के लिए गिरा देना चाहता था। शाम के वक्त शहर के दूसरे कोने में स्थित गुप्ता मेंशन के बाहर सिंघानिया परिवार की कई लग्जरी गाड़ियां आकर रुकी। हवेली के दरवाजे पर परिवार के लोग पहले से ही स्वागत के लिए खड़े थे। सुमित्रा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कितने लंबे समय बाद वो अपनों से मिल रही थी, अपने पिता, भाइयों और भतीजे भतीजियों से। रघुराज को सामने देखते ही उसने तुरंत आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया। रघुराज उनका सबसे प्यारा और दुलारा भतीजा था। पुरानी घटना की कड़वी यादें ताजा थी। सुमित्रा की अपनी बेटी की वजह से दोनों परिवारों में खटास आ गई थी। उस लड़की ने एक तरफा फैसले और गलत रास्तों की वजह से गुप्ता परिवार के बेटे की जिंदगी लगभग बर्बाद कर दी थी। हालांकि वक्त पर इलाज मिलने से उनकी जान बच गई थी। इस घटना के बाद दोनों परिवारों ने आपसी रिश्ते लगभग खत्म कर लिए थे। लेकिन इन सब कड़वाहट के बावजूद सुमित्रा का प्यार अपने भतीजे रघुराज के लिए कभी कम नहीं हुआ था। मिलने मिलाने का दौर पूरा होने के बाद सभी पुरुष बैठक रूम में आ बैठे, जबकि औरतें अंदर घर की तरफ चली गईं। बैठक में कुछ पल भारी खामोशी छाई रही। समझ नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू की जाए। गुप्ता परिवार सिंघानिया परिवार से काफी अलग और आधुनिक सोच वाला था। वे परिपक्व लोग थे जो किसी एक की गलती की सजा पूरी दुनिया को नहीं देते थे और ना ही अपनी झूठी शान को रिश्ते से बड़ा मानते थे। यही वजह थी कि इतने बड़े विवाद के बाद भी सुमित्रा को उनके घर में कभी कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ी थी। काफी देर की खामोशी के बाद रघुराज के दादाजी ने बात आगे बढ़ाई। हम जानते हैं कि अतीत में जो हुआ वो बहुत गलत था। इस बात की शर्मिंदगी हम लंबे समय से महसूस कर रहे हैं। हमारे बीच बहुत से जटिल मुद्दे रहे हैं जिन्हें अब हम हमेशा के लिए समाप्त करना चाहते हैं और एक नई शुरुआत चाहते हैं। सामने सोफे पर बैठे अमृत गुप्ता, जो सुमित्रा के ससुर और परिवार के मुखिया थे, और उनके तीनों बेटे शांत भाव से सुन रहे थे। जो हुआ हम उसे पीछे छोड़ना चाहते हैं, अमृत गुप्ता ने सधे हुए और शांत लहजे में कहा। हमारा बेटा अब अपनी जिंदगी में पूरी तरह ठीक है और खुश है। हमें इसके अलावा और किसी बात से गिला नहीं है। आपके यहाँ आने से हमें कोई ऐतराज नहीं है और सुमित्रा के अपने मायके आने जाने पर भी कभी कोई रोक नहीं थी। हम भी इन पुरानी बातों को यहीं दफनाना चाहते हैं। सिंघानिया परिवार के मर्दों ने उनके बड़प्पन और खुले दिल की सराहना की, लेकिन असली इम्तिहान तो अभी बाकी था। रघुराज के लिए सुहाना का रिश्ता मांगना। अजय सिंघानिया ने झिझकते हुए कहा, हमारी एक और इच्छा है। अगर आप उसे पूरा कर दें तो हम आपके बेहद शुक्रगुजार होंगे। अमृत गुप्ता ने माहौल को सहज बनाने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, आप हमारे समधे हैं और उम्र में बड़े हैं, फिर इतनी हिचकिचाहट क्यों? जो कहना है खुलकर कहिए। हम आपकी पोती सुहाना का रिश्ता अपने बेटे रघुराज के लिए मांगना चाहते हैं। अजय के इतना कहते ही अमृत गुप्ता के चेहरे की हल्की सी मुस्कान गायब हो गई। तभी अमृत गुप्ता के भाई विकास गुप्ता गुस्से से खड़े हो गए। आपके परिवार की एक बेटी ने हमारे घर के साथ जो किया, उसके बाद आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि हम अपनी दूसरी बेटी आपके घर में सौंप दें? आप ऐसी बात सोच भी कैसे सकते हैं? अमृत ने अपने हाथ से भाई को शांत रहने का इशारा किया, जबकि रघुराज ने अपनी बहन के बारे में ऐसी बातें सुनकर गुस्से से अपनी मुट्ठियां जोर से भींच ली। अमृत गुप्ता ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, माफ कीजिएगा सिंघानिया साहब, आपके और हमारे उसूलों में फर्क है। हम बिना लड़की की मर्जी और रजामंदी जाने सिर्फ रिश्तों को जोड़ने के लिए किसी की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकते, जिसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़े। ये बात सीधे तौर पर एक तमाचा थी। रघुराज को उनका ये आत्मविश्वासी और स्पष्ट अंदाज बिल्कुल रास नहीं आया।
आपकी सोच अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन हम अपनी बेटी की सहमति के बिना ये रिश्ता तय नहीं कर सकते। अगर सुहाना इस रिश्ते के लिए राजी होती है, तभी हम आगे की बात सोचेंगे। 3 दिन बीत जाने के बाद अमृत गुप्ता अपनी पोती सुहाना के कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने इस रिश्ते के हर पहलू पर बहुत गहराई से विचार किया था। हालांकि दिल में एक अनजाना सा डर जरूर था कि अपनी बेटी के ससुराल में सुहाना को भेजना कितना सही होगा। लेकिन वे रघुराज के खानदान और खुद रघुराज को बचपन से जानते थे। वो कोई बुरा लड़का नहीं था, फिर भी वे कोई भी फैसला थोपने से पहले अपनी पोती की रजामंदी जानना चाहते थे। सुहाना उस वक्त कमरे की बड़ी सी स्टडी टेबल पर बिखरी अपनी किताबें और नोट्स समेटने में बिजी थी। दादाजी को दरवाजे पर खड़े देखकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई। उसने तुरंत किताबें एक तरफ रखी और उठकर उनके पास आ गई। कैसी है मेरी बच्ची? अमृत गुप्ता ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। सुहाना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ दादाजी, आपके रहते मुझे क्या हो सकता है। दादाजी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन उनकी आंखें थोड़ी नम भी थी। आज उनकी इकलौती पोती बड़ी हो चुकी थी और वे उससे उसकी शादी के सिलसिले में बात करने आए थे। बेटा, तुमसे एक बेहद जरूरी बात करनी है, उम्मीद है तुम समझदारी से फैसला लोगी, उन्होंने गंभीर और नरम लहजे में कहा। सिंघानिया परिवार की तरफ से रिश्ता आया है, वे तुम्हें रघुराज के लिए मांगना चाहते हैं। हमने अभी तक उन्हें कोई पक्का जवाब नहीं दिया है। हम पहले तुम्हारी मर्जी जानना चाहते हैं। सुहाना का चेहरा पल भर के लिए पीला पड़ गया। वैसे भी वो सिंघानिया हवेली के रुतबे और वहां के माहौल से ज्यादा वाकिफ नहीं थी, और रघुराज से तो कभी उसकी ढंग से बात भी नहीं हुई थी। दादाजी, मैं अभी अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। मेरे मास्टर्स के 6 महीने भी बाकी हैं, और वैसे भी सिंघानिया हवेली में पूरा परिवार एक साथ संयुक्त रूप से रहता है। मैं वहां खुद को कैसे ढाल पाऊंगी? सुहाना के लहजे में साफ घबराहट और उलझन थी। वो अपनी पढ़ाई को लेकर और अपनी प्राइवेसी को लेकर बहुत सतर्क थी। अमृत गुप्ता ने उसकी चिंता समझते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और आश्वस्त किया, बेटा, तुम्हारी इन सारी बातों का हल मेरे पास है। मैं तुम्हारी शादी के बाद हवेली में एक अलग और स्वतंत्र हिस्सा तैयार करवा दूंगा। तुम्हारे ससुराल में किसी भी सदस्य को तुम्हारी इजाजत के बिना उस हिस्से में आने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा तुम्हारी पढ़ाई में भी कोई रुकावट नहीं आएगी। तुम्हारी हर ख्वाहिश का पूरा सम्मान किया जाएगा। अब तुम बताओ, क्या तुम्हें कोई और ऐतराज है? सुहाना ने नहीं में अपना सिर हिला दिया। दादाजी का साथ और उनका भरोसा उसके लिए काफी था। उसने धीरे से कहा, अगर आपकी मर्जी है और आप इसमें मेरी खुशी देखते हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। 4 दिन बीत चुके थे, लेकिन गुप्ता परिवार की तरफ से कोई जवाब न मिलने पर रघुराज की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार वो अपने दादाजी के कमरे में पहुंचा, जो उस वक्त आराम से बैठे थे। रघुराज उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और उनके काम खत्म होने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद जैसे ही दादाजी ने अपनी किताबें और चश्मा एक तरफ रखा, रघुराज तुरंत बोल उठा, दादाजी, अभी तक कोई जवाब क्यों नहीं आया? उन्हें सोचने के लिए और कितने दिन चाहिए? उसकी बेताबी देखकर दादाजी मुस्कुरा दिए और बोले, खुश हो जाओ बरखुरदार, जवाब आ चुका है और वो पूरी तरह तुम्हारे पक्ष में है। वे इस रिश्ते के लिए राजी हैं। रघुराज के चेहरे पर एक गहरी और सुकून भरी मुस्कान तैर गई। आखिर जो वो चाहता था वो तो हो गया था, लेकिन उनकी कुछ शर्तें भी हैं, दादाजी ने आगे कहा। कैसी शर्तें? रघुराज थोड़ा चौकन्ना हुआ। यही कि हवेली में किसी भी अन्य सदस्य का उस हिस्से में दखल नहीं होगा जहां सुहाना रहेगी। वो अपनी प्राइवेसी चाहती है और उसकी पढ़ाई भी बिना किसी रोक टोक के जारी रहेगी। रघुराज ने बिना एक पल गंवाए कहा, इन शर्तों से मुझे कोई ऐतराज नहीं है। वो अपनी पढ़ाई भी जारी रखे और अपनी मर्जी से रहे, मुझे सब मंजूर है। तो फिर ठीक है, आज शाम को ही जाकर तुम्हारी सगाई पक्की कर देते हैं, दादाजी ने सुकून से कहा। सगाई के साथ साथ शादी की तारीख भी तय करवाइए दादाजी, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। रघुराज की आवाज में जो जिद और बेताबी थी, उसे देखकर दादाजी अपना सिर पीट कर रह गए। उनका ये पोता किसी भी काम में पल भर का सब्र नहीं रखना जानता था। देखते ही देखते चंद लम्हों में शादी की सारी रस्में पूरी हो गई।
आज शादी का दिन था। सभी रस्में और फेरे संपन्न होने के बाद सुहाना को दुल्हन के लिबास में सीधे रघुराज के आलीशान कमरे में लाकर बिठाया गया था। लाल जोड़े में लिपटी सुहाना का नाजुक बदन डर और घबराहट से कांप रहा था। जिस शख्स से आज 7 फेरे लेकर उसकी जिंदगी हमेशा के लिए जुड़ चुकी थी, उसे उसने ठीक से देखा तक नहीं था। कमरे में हल्की और मध्यम रोशनी थी। वो बेचैन होकर बेड पर बैठी थी। तभी कमरे के दरवाजे पर हल्के से खटकने की आवाज आई और दरवाजा खुला। अंदर आने वाले शख्स के कदमों की आहट सुनते ही सुहाना के दिल की धड़कनें और तेज हो गई। रघुराज धीरे कदमों से आगे बढ़ा। आज वो अपनी दुल्हन के सामने खड़ा था, जो सामाजिक रूप से पूरी तरह उसकी थी। उसने चंद कदम चलकर सुहाना के ठीक सामने रुककर राहत की सांस ली। उसका चेहरा पारंपरिक घूंघट से अच्छी तरह ढका हुआ था। रघुराज ने बेहद नरमी और आदर से पूछा, क्या मैं तुम्हारा चेहरा देख सकता हूँ? सुहाना ने घबराहट के मारे अपनी पलकें झुकाए रखी और बहुत हल्के से सिर हिलाकर अपनी रजामंदी दी। रघुराज ने अपने कांपते हाथों से उसके चेहरे से वो लाल दुपट्टा धीरे से सरकाया। जैसे ही दुपट्टा हटा, सुहाना का मासूम और खूबसूरत चेहरा रोशनी में उभर आया। उसकी झुकी हुई पलकें और चेहरे पर छाई हल्की सी लालिमा देखकर रघुराज के लिए पलक झपकाना भी मुश्किल हो गया था। उसकी खूबसूरती वाकई इतनी अनूठी थी कि उसे दुनिया की नजरों से बचाकर सिर्फ अपने पास रख लेने का मन करे। रघुराज की गहरी और मुग्ध नजरें पाकर सुहाना और ज्यादा असहज हो गई। उसने डरते और झिझकते हुए अपनी उंगलियों को आपस में उलझा लिया। रघुराज खुद को रोक नहीं पाया और मुस्कुराते हुए बोला, बहुत प्यारी लग रही हो तुम। इसके बाद उसने बेहद प्यार और अपनापन दिखाते हुए अपना हाथ उसके माथे पर रखा और एक हल्का सा स्पर्श दिया। सुहाना इस अचानक मिले अपनेपन से कांप उठी और अनजाने में अपनी मुट्ठियां रघुराज की शेरवानी के कपड़े पर भींच ली। रघुराज से उसका झुका हुआ चेहरा अपनी उंगलियों से थोड़ा सा ऊपर उठाया और कहा, क्या तुम कभी मुझे ऊपर देखकर बात नहीं करोगी? सुहाना ने अपनी पलकें उठाई और पहली बार अपने जीवन साथी को इतने करीब से देखा। उसके सामने खड़ा वो आत्मविश्वासी और हैंडसम शख्स अब उसका अपना था। हालांकि दिल में भी अभी भी थोड़ी हिचकिचाहट थी, लेकिन उसके मन में एक गहरा सुकून भी था। अगली सुबह की पहली किरण के साथ ही कमरे का माहौल बिल्कुल अलग था। रघुराज अपनी कलाई पर घड़ी बांध रहा था। उसकी नजरें लगातार कमरे के दूसरे कोने में थी, जहां हल्के आसमानी रंग के लिबास में सुहाना खुले हुए लंबे बालों के साथ कमरे की थोड़ी बहुत व्यवस्था ठीक करने में जुटी थी। रघुराज ने कलाई पर आधी बंधी घड़ी वापस मेज पर रख दी और एक गहरी नजर उस पर डालते हुए पुकारा, सुहाना जरा यहाँ आना। उसकी आवाज सुनते ही सुहाना सीधे होकर उसकी तरफ बढ़ी। रघुराज ने अपनी कलाई की तरफ इशारा करते हुए कहा, जरा ये घड़ी पहना दो ना। सुहाना थोड़ी हिचकिचाई, फिर आगे बढ़कर उसकी कलाई पर घड़ी बांधने लगी। इस पूरी प्रक्रिया में रघुराज की नजरें पल भर के लिए भी सुहाना के चेहरे से नहीं हटी। उसकी इन लगातार और पैनी निगाहों से परेशान होकर सुहाना ने झल्लाते हुए कहा, आप अपनी इस नजर को कहीं और भी घुमा सकते हैं मिस्टर सिंघानिया। इस तरह लगातार घूरना बंद कीजिए। रघुराज मंद मंद मुस्कुराया और उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए उसे अपने और करीब खींच लिया। उसने प्यार से सुहाना के बालों को संवारते हुए कहा, जब सामने इतनी खूबसूरत जीवन संगिनी बैठी हो तो मेरी नजरें भला कहीं और क्यों जाएंगी। फिर थोड़ा गंभीर होते हुए उसने कहा, वैसे आज परिवार के बाकी लोग नीचे हॉल में हैं। तुम अपना दुपट्टा ठीक से ओढ़ लो ताकि सबसे मिलते वक्त तुम्हें कोई असहजता न हो। इसके बाद तुम्हें किसी से मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तुम अपने इस हिस्से में बिल्कुल सुकून से रह सकती हो। सुहाना ने उसकी बात पर सहमति जताते हुए सिर हिला दिया। उसे ये बात बहुत अच्छी लगी कि उसका जीवन साथी उसकी प्राइवेसी और उसकी सहजता का इतना ख्याल रख रहा था। रघुराज अपनी कपलिंग ठीक करते हुए जैसे ही इस कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ा, तभी पीछे से सुहाना ने थोड़ी सी झिझक के साथ उसे पुकार लिया। इन कुछ दिनों में वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। फिर भी सुहाना के मन में आज जाने को लेकर एक कशमकश थी। सुनिए, सुहाना ने रुकते हुए कहा। रघुराज ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ, कहो। सुहाना ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, वो मेरी कॉलेज की छुट्टियां अब खत्म हो चुकी हैं और आज से मुझे दोबारा क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, मैं कैसे जाऊंगी।
सुहाना अब भी थोड़ी हिचकिचा रही थी, हालांकि दादाजी पहले ही बात कर चुके थे। फिर भी उसके मन में एक अनजाना सा डर था कि कहीं रघुराज उसकी पढ़ाई के बीच में दीवार न बन खड़ा हो। रघुराज ने बड़े सहज और शांत लहजे में जवाब दिया, ठीक है, तुम तैयार हो जाओ। उसके इस सामान्य और आश्वस्त करने वाले लहजे ने सुहाना को तुरंत राहत दे दी। मुझे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए, वो जल्दी से बोली। ठीक है, मैं नीचे हॉल में इंतजार कर रहा हूँ। अपना वेस्टर्न या कैजुअल आउटफिट पहनकर जल्दी से नीचे आओ। और हाँ, ये रहा तुम्हारा शोल्डर बैग। कहते हुए रघुराज ने सोफे पर रखे बैग की तरफ इशारा किया। सुहाना ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। रघुराज ने खुद आगे बढ़कर वो बैग उठाया और कहा, बैग मैं नीचे ले जा रहा हूँ, तुम जल्दी से तैयार होकर नीचे पहुंचो। वो थोड़ा जल्दी में नीचे उतर गया। सुहाना उसे जाते हुए देखकर मन ही मन मुस्कुरा उठी। अब तक की हर छोटी बड़ी बात में रघुराज ने उसका पूरा साथ दिया था और किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया था। जैसा जीवन साथी वो चाहती थी, रघुराज बिल्कुल वैसा ही निकला था। धीरे धीरे ही सही, लेकिन उसके दिल में इस शख्स के लिए गहरा अपनापन और प्यार जन्म लेने लगा था। अलमारी खोलकर उसने जल्दी से अपने कपड़े बदले और नीचे आ गई। जिंदगी बहुत सुकून से कट रही थी। देखते ही देखते 7 महीने बीत गए। आज सुहाना की ग्रेजुएशन पूरी होने का दिन था। वो अपनी मास्टर्स की डिग्री सफलतापूर्वक पूरी कर चुकी थी और इस बात की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वो इस पूरे शहर और अपने परिवार की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी और काबिल ग्रेजुएट बहू बन चुकी थी। सिंघानिया हवेली में भले ही कुछ लोग उसके शांत और आधुनिक स्वभाव को लेकर ज्यादा गर्मजोशी न दिखाते हो, लेकिन दादाजी और रघुराज हमेशा उसके साथ खड़े रहते थे। रात का वक्त था। सुहाना कमरे में बिखरे कुछ कुशन्स और सामान को करीने से अपनी जगह पर रख रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक और मीठी सी मुस्कान थी और उसके गाल हल्के गुलाबी हो रहे थे। उसे बेसब्री से रघुराज के घर लौटने का इंतजार था। आज उसकी खुशी की वजह सिर्फ ग्रेजुएशन पूरी होना नहीं थी, बल्कि एक और बहुत बड़ी खुशखबरी थी जो रघुराज को देना चाहती थी। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और रघुराज थका हारा अंदर दाखिल हुआ। उसे देखते ही सुहाना के चेहरे पर मुस्कान और खिल उठी। रघुराज ने भी उसे देखा और उसकी दिन भर की सारी थकान पल भर में गायब हो गई। इन 7 महीनों में वो सुहाना की आदत सा बन चुका था, कितना भी भागदौड़ क्यों न हो। रात को घर लौटकर जब वो सुहाना का हंसता हुआ चेहरा देखता था तो उसकी आधी से ज्यादा दुनिया सुधर जाती थी। रघुराज उसके पास आया और बिना कुछ कहे उसे प्यार से अपनी बाहों में भींच लिया। सुहाना ने भी मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ उसके गिर्द लपेट दिए। कैसे हैं आप? सुहाना ने धीमी और मीठी आवाज में पूछा। बस तुम्हें देख लिया, बिल्कुल ठीक हूँ, रघुराज ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा। फिर उसने पूछा, अच्छा ये बताओ, आज का दिन कैसा रहा तुम्हारा? बहुत अच्छा रहा। आखिरकार मेरी डिग्री पूरी हो गई है, बधाई हो मेरी जान। अब आगे क्या करने का इरादा है तुम्हारा? रघुराज ने उसे अपनी बाहों में समेटे हुए ही पूछा। फिलहाल तो कुछ भी नहीं और अगले 1 साल तक वो बिल्कुल नहीं। सुहाना थोड़ा हिचकिचाई। वो चाहती थी कि रघुराज खुद ही उसके इशारे को समझ जाए। 1 साल तक कोई काम क्यों नहीं? ऐसी कौन सी बड़ी मशरूफियत आ गई है तुम्हारे पास? रघुराज थोड़ा हैरान हुआ और उसने सुहाना के थोड़ा फासला बनाकर उसके चेहरे की तरफ देखा। सुहाना ने अपनी पलकें झुका ली और शर्माते हुए बोली, मैं ये बात सबसे पहले आपको बताना चाहती थी क्योंकि इस पर सबसे पहला हक आपका ही है। रघुराज का हाथ थामकर उसने धीरे से उसका हाथ अपने पेट पर रख दिया। हम माता पिता बनने वाले हैं। इस बात को 3 महीने हो चुके हैं। मैं आपको एक खुशखबरी पहले भी देना चाहती थी, लेकिन मैं एक सही और खूबसूरत वक्त का इंतजार कर रही थी। वो बड़ी उम्मीद भरी नजरों से रघुराज का चेहरा देख रही थी कि इस खूबसूरत खबर पर उसका क्या रिएक्शन होगा, लेकिन उसे एक पल में रघुराज के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। उसके अंदर का पुराना प्रतिशोध की आग में सुलगता हुआ इंसान अचानक जाग उठा। उसे अपने परिवार के साथ हुई पुरानी बेइज्जतियां और वो पुराना बदला याद आ गया, जिसकी आग उसके दिल में सुलग रही थी। उसे याद आया कि उसने इस शादी का ताना बाना क्यों बुना था। उसे अपने उस अपमान का बदला लेना था जो उसके परिवार को कई साल पहले सहना पड़ा था। रघुराज का दिमाग एक भयानक साजिश के जाल में उलझ गया था। उसे लगा कि आज का दिन उसके हाथों में वो हथियार दे रहा है जिससे वो अपने दुश्मनों को पूरी तरह झुका सकता है।
उसने कुछ पल तक सुहाना के मासूम और खुश चेहरे को घूरा। सुहाना के गालों की लाली और आंखों की चमक साफ बता रही थी कि वो अपने पति से प्यार भरे रिएक्शन की उम्मीद कर रही थी। तभी उसके अंदर के क्रूर अहंकार ने उसे झकझोरा। क्या तुम ये सब भूल रहे हो? जिस परिवार ने तुम्हारे अपनों को तोड़ा, क्या तुम उनकी पोती के सामने ऐसे पिघल जाओगे? उसका दिमाग पूरी तरह से जहर से भर चुका था। उसे लगा कि इस लड़की को भी वैसे ही सरेआम जलील और रुस्वा करना होगा जैसे अतीत में उसके अपनों के साथ हुआ था। तभी उसका बदला पूरा होगा। क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या आप इस खबर से खुश नहीं हैं? सुहाना ने रघुराज का बदला हुआ और बेरंग चेहरा देखकर घबराते हुए पूछा। रघुराज ने अपने ऊपर से काबू खो दिया और एक झटके में सुहाना के पेट पर रखा हाथ बेहद बेरहमी से खींच लिया। खुश? मैं पागल नजर आता हूँ तुम्हें? रघुराज ऊंची और कातिलाना आवाज में चीखा। तुम मुझे बेवकूफ समझती हो और अपनी चालों में फंसाए रखती हो और मैं चुपचाप बनता हूँ। सुहाना उस भयानक बदलाव से एक पल के लिए कांप उठी। जिंदगी में पहली बार उसने रघुराज को इस रूप में देखा था। उसकी चीखती हुई आवाज और नफरत भरी निगाहें सुहाना की रूह को चीर रही थी। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मैंने क्या किया है? सुहाना की आंखों में आंसू छलक पड़े। तुम अब भी पूछ रही हो कि तुमने क्या किया है? इस सब का जिम्मेदार कौन है? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे अपनी इन बातों में हमेशा उलझाए रखोगी? अच्छी तरह याद रखो, मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हारी हर हरकत पर मेरी पैनी नजर रहती है। रघुराज की आंखों में जरा भी रहम या ममता नहीं थी। लेकिन मैंने किया क्या है? कम से कम मुझे बताइए तो सही। सुहाना फूट फूट कर रो पड़ी। इन सालों में उसने कभी किसी के सामने ऐसे आंसू नहीं बहाए थे। जो भी किया है उसका हिसाब तुम्हें कल सुबह सबके सामने मिलेगा। इतना कहकर रघुराज आग बबूला होता हुआ कमरे से बाहर निकल गया और दरवाजा जोर से पटक दिया। सुहाना पलंग पर बेजान सी बैठ गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया। उसने तो अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे को एक सरप्राइज के रूप में साझा किया था, लेकिन वो पल उसके लिए जिंदगी की सबसे बड़ी अजियत बन गया। उसे ये तक नहीं पता था कि उसका कसूर क्या है। वो बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और अपने बच्चे को सीने से लगाने की कोशिश की। वो इस बात को पिछले 3 महीने से जानती थी, लेकिन उसने जानबूझकर आज के दिन का इंतजार किया था ताकि वो रघुराज को एक खूबसूरत सरप्राइज दे सके। उसे क्या पता था कि जिस इंसान पर उसने अपनी जान से ज्यादा भरोसा किया, वही उसके सपनों को इस तरह चकनाचूर कर देगा। पूरी रात वो जागती रही, आंखों में आंसू सूख चुके थे, लेकिन उसका दिल इसी उम्मीद में बैठा रहा कि शायद रघुराज वापस आएगा और सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन सुबह होने तक वो नहीं आया। सुबह की पहली किरण के साथ ही हवेली के डाइनिंग हॉल में सन्नाटा पसरा हुआ था। दादाजी, अजय सिंघानिया और घर के बाकी सदस्य टेबल पर आ चुके थे। तभी दरवाजा खुला और रघुराज अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर पत्थर जैसी सख्ती थी और आंखें गुस्से से लाल थी। हॉल में आते ही सुहाना, जो फिक्र के मारे उसकी तरफ बढ़ी थी, उसने घबराते हुए पूछा, आप पूरी रात कहाँ थे? और आपको? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, रघुराज अपनी हद पार कर चुका था। दूर रहो मुझसे और अपने इस पापी वजूद को मेरी नजरों से दूर रखो। रघुराज इतनी जोर से चीखा कि पूरा डाइनिंग हॉल दहल उठा। वहां मौजूद सभी लोग अपनी जगहों पर खड़े हो गए। क्या हो गया है आपको? क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? सुहाना रोते हुए बोली। रघुराज ने नफरत से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझसे सवाल करती हो कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? इसका जवाब तो मुझे तुमसे लेना चाहिए। तुमने मेरे साथ ये धोखा क्यों किया? मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम पीठ पीछे किसी और गैर मर्द के साथ रिश्ते में हो। रघुराज के मुंह से ऐसे घटिया और नीच इल्जाम सुनकर सुहाना और वहां खड़े सभी लोग सन्न रह गए। अमृत गुप्ता गुस्से से कांप उठे। रघुराज, होश में तो हो तुम? क्या बकवास कर रहे हो अपनी पत्नी के बारे में? दादाजी गुस्से से दहाड़े। मैं बिल्कुल होश में हूँ बाबा। आपकी इस प्यारी बेटी ने मुझे अच्छे से बेवकूफ बनाया है। पूछिए इससे कि ये किसके नाम की औलाद अपने पेट में पाल रही है, जिसे इसने पिछले 3 महीनों से मुझसे छुपा कर रखा था। रघुराज के इस खुलासे पर पूरे हॉल में सनसनी फैल गई। परिवार के बाकी सदस्यों के चेहरे पर अविश्वास और हैरानी छा गई, जबकि सुहाना सदमे से पत्थर बन चुकी थी। रघुराज के मुंह से ऐसे घटिया और नीच इल्जाम सुनकर सुहाना और वहां खड़े सभी परिवार के सदस्य सन्न रह गए। दादाजी गुस्से और अपमान से कांप उठे। रघुराज, होश में तो हो तुम? क्या बकवास कर रहे हो अपनी पत्नी के बारे में? दादाजी गुस्से से दहाड़े।
मैं पूरी तरह होश में हूँ बाबा। आपकी इस प्यारी नवासी ने मुझे अच्छे से बेवकूफ़ बनाया है। पूछिए इससे कि ये किसके नाम की औलाद अपने पेट में पाल रही है, जिसे इसने पिछले 3 महीनों से मुझसे छुपा कर रखा था। रघुराज के इस खुलासे पर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। परिवार के बाकी सदस्यों के चेहरे पर अविश्वास और हैरानी छा गई थी। आवाज इतनी ऊंची थी कि हवेली के दूसरे हिस्सों तक गूंज रही थी, लेकिन सुहाना ने कोई सफाई नहीं दी। उसने अपनी नम और शिकवे भरी नजरें सिर्फ उस शख्स पर टिका दी जिससे वो अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करती थी। रघुराज की इन बातों और उसके बदले हुए तेवर से सुहाना को ये समझने में देर नहीं लगी कि वो किसी गलतफहमी का शिकार नहीं, बल्कि वो जानबूझकर उसे सबके सामने जलील और बदनाम करने के लिए ये सब कर रहा था। वो बिल्कुल पत्थर बन चुकी थी और खामोशी से उसे देख रही थी। क्या ये सच है सुहाना? अजय सिंघानिया ने कड़कती और गरजती आवाज में पूछा। लेकिन सुहाना ने कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ अपनी लाल और नम आंखों से रघुराज को देख रही थी। रघुराज ने भी उससे नजरें मिलाई। उसकी आंखों में जमा शिकवा उसने बखूबी देखा, लेकिन उसने अपने दिल को पूरी तरह पत्थर बना लिया था। पूछ रहे हैं तुमसे कुछ, जवाब क्यों नहीं दे रही? रघुराज की माँ भी गुस्से से चीख पड़ी। उन्हें वैसे भी शुरुआत से ही इस रिश्ते और सुहाना से चिढ़ थी। सुहाना अब भी खामोश थी, बिल्कुल खामोश। अमृत गुप्ता गुस्से से तमतमा उठे। क्या वाकई तुमने ऐसा कुछ किया है बेटी? तभी सुमित्रा गुस्से से आगे बढ़ी। वाकई किया होगा, तभी तो ऐसे मुजरिमों की तरह चुपचाप खड़ी है। बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। हमारे बेटे में आखिर किस चीज की कमी थी? हमारे घर की इज्जत के साथ ऐसा घटिया खेल खेलने की तैयारी कर रही थी ये। गुस्से में अंधी होकर उन्होंने सुहाना पर हाथ उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन इससे पहले कि उनका हाथ सुहाना तक पहुंचता, सुहाना ने फुर्ती से अपना हाथ बढ़ाकर उनका हाथ बीच में ही हवा में रोक लिया। वो खुद पर कोई बेबुनियाद वार या हाथ उठाना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और वो भी तब जब उसका कोई कसूर ही नहीं था। रघुराज से नजरें हटाकर उसने अपनी सांस की आंखों में सीधे देखा और एक झटके से उनका हाथ नीचे झटक दिया। वो एक आत्मविश्वासी और संभ्रांत परिवार की बेटी थी। कोई उसे इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकता था। उसका दिल चीख चीख कर कहना चाहता था कि हर कोई उनके परिवार की तरह गिरा हुआ और नीच नहीं होता, लेकिन उसका गला रूंधा हुआ था। वो एक शब्द भी बोलने की हालत में नहीं थी। खामोशी से उसने ऊपर अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। रघुराज मन ही मन हैरान था। उसे लगा था कि सुहाना रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, अपनी बेगुनाही की कस्में खाएगी, लेकिन उसकी ये सन्नाटे भरी खामोशी उसे अंदर ही अंदर काटने लगी थी। डाइनिंग हॉल में हंगामा मच गया। दादाजी अपना सिर पकड़कर कुर्सी पर बैठ गए। गुस्से से उनकी नसें तन गई थी। सुहाना की इस चुप्पी ने उन्हें भी ये मानने पर मजबूर कर दिया कि शायद रघुराज सच कह रहा है। हवेली के दूसरे हिस्सों से भी रिश्तेदार और नौकर चाकर जमा हो गए थे। सुमित्रा की जुबान से जहर उगलने लगा। हमने तो सोचा था कि बहुत संस्कारी और शरीफ खानदान की लड़की है, लेकिन पर्दे के पीछे क्या क्या गुल खिलाती रही है, आज पता चल गया। अमृत गुप्ता का दिमाग गुस्से से सुन्न हो चुका था। अजय सिंघानिया भी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रहे थे। बुलाओ इस बदचलन लड़की के परिवार को, दिखाओ इन्हें इनकी बेटी के कारनामे। अजय गुस्से से दहाड़े। रघुराज ने अपने पिता की तरफ देखा। उसका दिल थोड़ा सा धड़का। वो नहीं चाहता था कि सुहाना को इस तरह सरेआम पंचायत या गांव की भीड़ के सामने खड़ा किया जाए, जिसके पर्दे और सम्मान का ख्याल वो खुद रखता आया था। उसे इस तरह बीच चौराहे पर घसीटा जाए, ये उसने नहीं सोचा था, लेकिन अपने रचे गए षड्यंत्र के जाल में वो खुद फंस चुका था। इसीलिए वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल सकता था। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आज ही पंचायत बैठेगी और इसका फैसला सबके सामने होगा, दादाजी ने सख्त लहजे में कहा। कमरे में पलंग पर बैठी सुहाना बुरी तरह कांप रही थी। उसका पूरा चेहरा गुस्से और अपमान से लाल था। अब उसे पूरी तरह समझ आ रहा था कि जिस शख्स को उसने अपनी जिंदगी माना, वो सिर्फ उससे इस्तेमाल कर रहा था। उसका अपना पति, उसका जीवन साथी, जिसके साथ उसने अपने सबसे खूबसूरत सपने बुने थे, वही आज सबके सामने उसके किरदार की धज्जियां उड़ा गया था। उसे इस बात का गम नहीं था कि दुनिया क्या कह रही है, बल्कि इस बात का गहरा आघात था कि वो शख्स उसकी कोख में पल रही अपनी ही औलाद को नाजायज और गंदा कह गया था। दूसरों की नजरों से उसे नीचा दिखाने के लिए उसने अपने ही खून को नहीं बख्शा। बाहर से सुमित्रा और बाकी लोगों के ताने और हंसने की आवाजें आ रही थी। सुहाना ने अपने दोनों हाथों से अपने कान भींच लिए। उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था।
शाम ढलते ही हवेली के बड़े प्रांगण में पंचायत बैठ चुकी थी। गांव के तमाम संभ्रांत लोग, बुजुर्ग और ग्रामीण इकट्ठे हो चुके थे। मामला सिंघानिया खानदान की बहू के चरित्र का था, इसीलिए चर्चा पूरे गांव की आग की तरह फैल चुकी थी। एक तरफ कुर्सी पर रघुराज सिंघानिया भी पत्थर की मूर्ति की तरह बैठा था। सुबह से उसने सुहाना का चेहरा तक नहीं देखा था। थोड़ी ही देर में दो महिलाएं सुहाना को लेकर वहां पहुंची। मझधार में सुहाना आकर खड़ी हो गई। रघुराज की नजरें तुरंत उठकर उस पर टिक गईं। सुहाना ने नीचे सिंपल सूट पहन रखा था और ऊपर से एक बड़ी सी चादर से खुद को पूरी तरह ढक रखा था। रघुराज को हैरानी हुई, ये उसका आम पर्दा करने का अंदाज नहीं था। वो हमेशा से सिंपल ही कपड़े पहनती थी, लेकिन आज उसने खुद को इस तरह ढका था कि उसकी आंखें भी मुश्किल नजर नहीं आ रही थी। गांव के एक बुजुर्ग जो पंचायत की अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने गंभीर आवाज में पूछा, सुहाना बेटी, क्या तुम जानती हो कि तुम पर क्या इल्जाम लगाया गया है? क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हो? पूरी पंचायत में सन्नाटा छा गया। रघुराज सांस रोके बैठा था। उसे उम्मीद थी कि अब सुहाना बोलेगी, वो चीखेगी, कहेगी कि यह सब झूठ और बेबुनियाद है, लेकिन सुहाना बिल्कुल शांत खड़ी रही। उसने अपनी जिंदगी और अपने सम्मान को बचाने के लिए कोई सफाई देने से इनकार कर दिया। वो इन जाहिलों की इस घटिया पंचायत और इस ढकोसले को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती थी। उसने मन ही मन अपना फैसला कर लिया था। धीरे से उसने अपनी गर्दन ना में हिलाई। फिर एक ऐसी आवाज में जो हर किसी के दिल को चीर गई, उसने कहा, मैं ये इल्जाम कबूल करती हूँ। ये सच है कि रघुराज की पत्नी होने के बावजूद मेरे गैर मर्दों के साथ ताल्लुक रहे हैं। उसके मुंह से यह बात निकलते ही पूरी पंचायत में कोहराम मच गया। लोग कानाफूसी करने लगे। रघुराज का दिल जोर से धड़का और उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि सुहाना खुद अपना जुर्म कबूल कर रही है। क्या वो नहीं जानती थी कि इस इल्जाम को कबूल करने के बाद एक औरत को समाज में क्या सजा मिलती है? उसके अंदर एक अजीब सा खौफ दौड़ गया, न सिर्फ सुहाना के लिए बल्कि अपनी खुद की नादानी के लिए भी। अध्यक्ष ने गुस्से से कांपते हुए कहा, क्या तुम्हें अपने होश में हो? बेटी, जानती हो इसके बाद तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा? सुहाना ने पूरी दृढ़ता से सिर हिलाया। हाँ, मैं जानती हूँ, मैंने गलती की है और इस गुनाह का मुझे कोई पछतावा नहीं है। गुनाहों की सजा होती है और मैं वो सजा भुगतने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। उसका यह निडर और बेखौफ अंदाज पंचायत में बैठे हर शख्स को हिला रहा था। रघुराज बेचैनी से पसीने पसीने हो गया। जैसे उसने सोचा था, वो खेल उससे बिल्कुल अलग दिशा में जा रहा था। सारी बाजी पलट चुकी थी और वो पत्थर की तरह बस सब देखता रह गया था। और जिस शख्स के साथ तुम्हारे ये ताल्लुक थे, उस मर्द का नाम क्या है? उसे भी सामने लाओ, ताकि उसे भी तुम्हारी इस सजा में बराबर का भागीदार बनाया जा सके। पंचायत के एक और बुजुर्ग ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। सुहाना ने अपनी ठुड्डी उठाई और बिल्कुल बेफिक्र लहजे में बोली, वो इस दुनिया में नहीं है। जिस शख्स के बच्चे को मैं इस कोख में पाल रही हूँ, वो बहुत पहले इस दुनिया से जा चुका है। अगर वो जिंदा होता तो शायद मुझे इस जिल्लत का सामना न करना पड़ता, लेकिन अब मेरे लिए वो इंसान इस दुनिया में मरा हुआ ही है। रघुराज ने चौंक कर सुहाना की तरफ देखा। उसके दिल पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। क्या वो खुद को मरा हुआ कह रही थी? अभी भी खुद को संस्कारी और पवित्र होने का दावा करती हो? जरा शक्ल देखो अपनी, अब भी वैसे ही पर्दे के पीछे छिपने का नाटक कर रही हो। इसी पर्दे की आड़ में तुम इतने दिनों से ये शर्मनाक खेल खेलती रही हो और आज तुम परवान चढ़े इन इल्जामों से बच नहीं सकती। पंचायत में मौजूद एक बुजुर्ग ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा। सुहाना ने गर्व से अपनी आंखें मींच ली। भरी पंचायत और बाजार के बीच इस तरह सरेआम बेइज्जत होना कोई मामूली बात नहीं थी। अपने साफ सुथरे किरदार और अपने उसूलों पर ऐसे घटिया कीचड़ को सहना उसके लिए पहाड़ जैसा मुश्किल था। पर्दे की आड़ में इतना गिर जाने वाली औरत हमने कभी नहीं देखी। बुजुर्ग ने आगे कहा, हम तुम्हें एक आखिरी मौका देते हैं, क्या तुम अपने बचाव में कुछ कहना चाहती हो? सुहाना ने अपनी पलकें उठाई और नहीं में अपना सिर हिला दिया। हाँ, शायद मैंने ही इस पर्दे और अपनी इज्जत का गलत फायदा उठाया है। सुहाना की आवाज में एक अजीब सी खामोशी और कटाश था। अब दुनिया की नजरों में मैं पहले ही बद किरदार ठहरा दी गई हूँ, तो फिर इस झूठे पर्दे का ढोंग करने से क्या फायदा? मैं अपने इस किरदार की हर उस बात को सच साबित करने के लिए तैयार हूँ जो आप सुनना चाहते हैं।
रघुराज का दिल जोर से धड़क उठा। वो समझ नहीं पा रहा था कि सुहाना आखिर करने क्या जा रही है। अगले ही पल सुहाना ने अपने ऊपर ओढ़ी हुई वो बड़ी सी चादर एक झटके में अपने कंधे से सरका दी और जमीन पर गिरा दी। वहां मौजूद लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो मंजर देखकर सब हैरान थे। सुहाना की खूबसूरती उस खुली रोशनी में किसी कसमसाती हुई बिजली की तरह चमक रही थी। उसके चेहरे पर पत्थर जैसे सख्त और बेपरवाह तासुरे थे और उसके खुले हुए लंबे भूरे बाल हवा में लहरा रहे थे। भीड़ में खड़े कई लोग तो अपनी पलकें तक झपकाना भूल गए थे। उन्होंने अपने जीवन में इतनी शालीन और गजब की खूबसूरती कभी नहीं देखी थी। कुछ संभ्रांत और इज्जतदार लोग तो शर्म से अपनी नजरें झुका गए, लेकिन कुछ मनचले और भूखी निगाहों वाले लोग उसे गंदी और हवस भरी नजरों से देखने लगे। उनके मन में बस यही गंदा था, इतनी खूबसूरत लड़की अगर खुद ही बाजार में अपनी इज्जत नीलाम करने पर उतर आई है तो फिर पीछे कौन हटेगा। रघुराज ने अपनी आंखों से कई मर्दों की गंदी निगाहों को सुहाना के शरीर पर घूमते हुए देखा। जिस औरत के हाथों का रंग तक इस गांव के किसी गैर मर्द ने नहीं देखा था, आज वो सरेआम बाजार के बीच बिना किसी ढाल के खड़ी थी। रघुराज के गुस्से और बर्दाश्त की सारी हदें टूट गई। वो गुस्से में कांपता हुआ अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, लेकिन तभी अमृत गुप्ता ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और उसे वापस अपनी कुर्सी पर खींचकर बिठा दिया। उनके चेहरे पर सख्त गुस्सा और हिकारत थी। जिस लड़की को तुम अपनी पत्नी मानकर घर लाए थे और जो दूसरों के बिस्तर की शोभा बनती रही है, आज उसके लिए तुम्हें गैरत आ रही है। अमृत गुप्ता ने कड़े शब्दों में कहा। रघुराज अपनी जगह पर बेबस होकर अपनी मुट्ठियां भींच कर रह गया। हद से ज्यादा बेशर्मी भर रखी है इस लड़की ने अपने अंदर, पंचायत के एक सदस्य ने गुस्से में थूकते हुए कहा। ऐसी औरतों को तो जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इसे फौरन कैद खाने में बंद कर दिया जाए। कुछ दिन बिना पानी और खाने के तड़पेगी, तब अकल ठिकाने आएगी। इसका आखिरी फैसला हम 3 दिन बाद करेंगे। दो मजबूत गार्ड आगे बढ़े और सुहाना को पकड़ने के लिए उसकी तरफ लपके, लेकिन सुहाना ने अपने हाथ के इशारे से उन्हें खुद से दूर रहने को कहा। उसने खुद ही झुककर जमीन से अपनी चादर उठाई और अपने कंधे पर ठीक से ओढ़ ली। इसके बाद वो बिना किसी डर या झिझक के खुद कैद खाने की तरफ बढ़ने लगी। रघुराज उसे सिर्फ अपनी पथराई हुई आंखों से देखता रह गया। सुहाना ने जाते वक्त एक बार फिर मुड़कर उसकी तरफ नहीं देखा और ना ही देखना गवारा किया। उसका पूरा शरीर अंदर से जल रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि सुहाना ने एक कदम क्यों उठाया। वो उसकी मासूम सुहाना तो बिल्कुल नहीं लग रही थी, जिसे वो जानता था। एक झूठ उसने बोला था, एक झूठा इल्जाम उसने सुहाना पर लगाया था, लेकिन आज सुहाना ने खुद अपनी ही जुबान से वो सारा गुनाह अपने सिर पर ले लिया था, जो उसने कभी किया ही नहीं था। पंचायत का फैसला 3 दिन बाद सुनाए जाने की घोषणा के साथ ही भीड़ तितर बितर होने लगी। रघुराज का दिल बेचैनी से पागल हो रहा था। वो जानता था कि हवेली का तहखाना या कैदखाना कैसा है। वो सोच भी नहीं सकता था कि सुहाना उस अंधेरी और भयानक जगह पर एक रात भी कैसे काट पाएगी। वो उससे सवाल करना चाहता था, उससे पूछना चाहता था कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन अब सवाल करने के लिए बचा ही क्या था, जब वो खुद अपने मुंह से वो सब कबूल कर चुकी थी जो उसने गढ़ा था। अंधेरे में डूबे रास्तों पर चलते हुए रघुराज का दिल भारी हो चुका था। उसे ऐसा महसूस होने लगा था कि जिंदगी की इस अंधी दौड़ में सब कुछ हासिल करने की चाहत में उसने अपने सबसे कीमती चीज हमेशा के लिए खो दी है। दूसरी तरफ सुहाना को लाकर हवेली के एक पुराने वीरान और अंधेरे तहखाने के छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया था। लोहे के बड़े दरवाजे पर बाहर से ताला लगाने के बाद वो लोग जा चुके थे। उस छोटे से कमरे में रोशनी का नामो निशान नहीं था, ना कोई खिड़की, ना रोशनदान। बस छत पर टिमटिमाते हुए एक छोटे से कमजोर बल्ब की पीली सी रोशनी थी, जो उस खाली और घुटन भरे कमरे के अंधेरे को और डरावना बना रही थी। सुहाना खामोश कदमों से चलती हुई दीवार के सहारे टिक कर बैठ गई। उसने अपने दोनों घुटनों को अपनी छाती से लगाया और अपनी बाहों में जकड़ लिया। कुछ पल तक वो उस खालीपन को देखती रही, फिर अचानक उसका सारा संयम टूट गया और अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपा लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। वो उस झूठे इल्जाम के लिए नहीं रो रही थी जो उस पर लगाया गया था। वो अपने पेट में पल रहे उस मासूम बच्चे के लिए नहीं रो रही थी, जिसे दुनिया ने नाजायज कह दिया था।
वो मौत के खौफ से भी नहीं काँप रही थी और ना ही वो उस मर्द के लिए रो रही थी जिसने उसे इतनी बेदर्दी से सरेआम बेइज्जत किया था। आज वो सिर्फ़ इस बात पर रो रही थी कि उसने अपने उसूलों को तोड़कर, अपने रब को नाराज़ करके, खुद अपने हाथों से अपनी इज़्ज़त को हज़ारों लोगों के सामने नीलाम कर दिया था। जिस पर्दे के लिए उसने ज़िंदगी भर अपनों और दुनिया से संघर्ष किया था, जिस उस इंसान से बदला लेने के लिए उसने आज सब कुछ दांव पर लगा दिया था। आधी रात का वक्त था। रघुराज थका हारा टूटा हुआ सा हवेली के अंदर दाखिल हुआ। चारों तरफ गहरी खामोशियां थी। सब लोग गहरी नींद में सो चुके थे। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने दीवार पर हाथ मारकर जैसे ही लाइट जलाई, उसकी नजरें खाली पड़ी बेड की तरफ गई। कमरा आज पूरी तरह सोना लग रहा था। कोई नहीं था जिसे गले लगाकर वो अपनी दिन भर की थकान मिटा सके। वो औरत जो कुछ ही महीनों में उसकी आदत बन चुकी थी, आज इस कमरे से गायब थी। उसकी कमी अब उसकी सांसों को काटने लगी थी। वो बिना कपड़े बदले सीधे बेड पर आ लेटा। उसकी आंखें बंद थी लेकिन दिमाग में सुहाना का वही रूप घूम रहा था जब उसने पंचायत में अपनी चादर उतारी थी। नहीं, वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे अचानक ख्याल आया कि वो अपनी ही पत्नी को गैर मर्दों के रहमो करम पर एक अंधेरे कैदखाने में अकेला छोड़कर आया है। अगर किसी ने उसके साथ बदतमीजी की या कोई अनहोनी हो गई तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। वो एक झटके से बिस्तर से उठा, अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर की तरफ भाग निकला। तहखाने के उस अंधेरे कमरे में सुहाना अभी भी उसी तरह घुटनों में सिर दिए बैठी थी। गर्मी और घुटन की वजह से उसका गला सूख रहा था, लेकिन वहां पानी की एक बूंद तक नहीं थी। उस बंद कमरे में बिना किसी हवा के उसका दम घुट रहा था। तभी उसे दरवाजे पर लोहे की जंजीर खुलने और भारी बूटों की आवाज सुनाई दी। उसने डरते हुए तुरंत अपनी चादर को अपने जिस्म के इर्द-गिर्द अच्छी तरह लपेटा और सामने की तरफ देखा। कमरे का दरवाजा खुला और अंदर वही गार्ड दाखिल हुआ जो उसे शाम को यहाँ बंद करके गया था। लेकिन इस बार उसकी आंखों में ड्यूटी का भाव नहीं बल्कि एक घटिया और गंदी हवस चमक रही थी। सुहाना तुरंत घबराकर खड़ी हो गई। वो गार्ड मुस्कुराते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा और बोला, शाम से जब से तुम्हारा ये रूप देखा है तब से चैन नहीं मिल रहा। वैसे भी जब तुम दूसरों के साथ मजे करती रही हो तो थोड़ा वक्त मेरे साथ भी गुजार लो ना, सरदार की बहू। उसके लहजे की गंध और नियत भापते हुए सुहाना का खून खौल उठा। उसने अपने आसपास कोई भारी चीज ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कमरे में सिवाय खाली दीवारों के कुछ नहीं था। दफा हो जाओ यहाँ से। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अपनी इस मौत की जिम्मेदार तुम खुद होगे। सुहाना की आवाज में भले ही कंपकपी थी लेकिन तेवर सख्त था। अरे इतनी नाजुक सी तो हो तुम, मेरा क्या बिगाड़ लोगी? वहशी आदमी हंसते हुए उसकी ओर करीब आ गया और उसने जबरदस्ती सुहाना का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। इससे पहले कि वो गंदा हाथ सुहाना को छू पाता, हवा की तेजी से कोई साया वहां आया। एक मजबूत और गुस्से से पागल हो चुके शख्स ने पीछे से उस गार्ड के बाल पकड़े और उसे एक झटके से जमीन पर पटक दिया। उसे संभलने का मौका तक नहीं दिया गया। एक के बाद एक घूंसों और लातों की बरसात उस आदमी के चेहरे पर होने लगी। तेरी इतनी हिम्मत, तेरी ये मजाल कि तूने मेरी बीबी की तरफ आंख उठाकर भी देखा। उसे छूने की कोशिश तो दूर की बात है, तेरी सांसें कैसे चल गई? ये रघुराज था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। वो उस गार्ड को इस तरह पीट रहा था जैसे कोई वहशी जानवर अपने शिकार को नोचता है। सुहाना ने एक राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने रघुराज को देखा उसके दिल में नफरत की एक और लहर दौड़ गई। उसे इस शख्स की किसी भी हमदर्दी या मदद की कोई जरूरत नहीं थी। छोड़ दो उसे रघुराज, मैंने कहा छोड़ दो उसे, सुहाना ने चीखते हुए कहा। रघुराज के हाथ हवा में रुक गए। उसने पहली बार उस लड़की को देखा जिसकी आवाज में सिर्फ और सिर्फ उसके लिए नफरत और तिरस्कार था। रघुराज उस घायल गार्ड को जमीन पर छोड़कर सीधे खड़ा हो गया। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। उसने अपनी नजरें सुहाना पर टिकाई जो तहखाने के एक कोने में खुद को समेटे बैठी थी। अगर मैं वक्त पर यहाँ न आता तो, रघुराज की आवाज में एक अजीब सा डर और कसक थी, तो क्या होता? सुहाना ने कड़वी हंसी हंसते हुए उसकी बात बीच में ही काट दी। अगर तुम मेरी जिंदगी में कभी आए ही ना होते तो आज मुझे इस हाल में भी तो ना होना पड़ता।
रघुराज का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। सुहाना ये सब। इससे पहले कि वो कुछ कहता, सुहाना ने खुद ही उसकी बात काट दी। हाँ, छोड़ दो इसे। इसे मैंने ही बुलाया था यहाँ। वो सरासर और बहुत बड़ा झूठ बोल रही थी, सिर्फ रघुराज को और ज्यादा जलाने के लिए। रघुराज सन्न रह गया। तुमने बुलाया था इसे? हाँ, मैंने ही बुलाया था। तुम अच्छी तरह जानते हो। सुहाना ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा। मेरा किसी एक मर्द से क्या गुजारा होने वाला था? मुझे तो मर्दों की संगत की तलब रहती है, तो मैंने बुला लिया इसे। सुन लिया तुमने, अब दफा हो जाओ यहाँ से। घृणा और नफरत से भरे उसके उन शब्दों ने रघुराज के पैर के नीचे से जमीन खिसका दी। वो अपना मुंह फेर कर दीवार की तरफ मुंह करके बैठ गई। घृणा और नफरत से भरे उसके उन शब्दों ने रघुराज के पैर के नीचे से जमीन खिसका दी। वो अपना मुंह फेर कर दीवार की तरफ मुंह करके बैठ गई, जैसे उसे उसकी मौजूदगी से भी चिढ़ हो रही हो। रघुराज ने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींच ली कि उसकी उंगलियों की पोरें सफेद हो गई। उसने एक लंबी और भारी सांस ली। वो अपने ही बारे में इतने घटिया और झूठे अल्फाज कैसे कह सकती थी? वो धीरे से उसके ठीक सामने फर्श पर बैठ गया। सुहाना ने अपने घुटने पर चेहरा छिपा रखा था और वो एकटक दूसरी तरफ देख रही थी। उसकी इस बदहाल और टूटी हुई हालत को देखकर रघुराज के अंदर एक अजीब सा दर्द उठा। उसी मासूम लड़की को जिससे उसने बेपनाह मोहब्बत की थी, उसने अपने के हाथों से बदले की आग में झुलसने के लिए इस नरक में धकेल दिया था, और वो अपने पेट में उसकी अपनी संतान को लिए हुए इस तहखाने की घुटन में सजा काट रही थी। उसके दिल के एक कोने में बेइंतहा तकलीफ उठी। इतने दिनों से कुछ खाया है तुमने? रघुराज ने बहुत धीमी और कांपती हुई आवाज में पूछा। वो अच्छी तरह जानता था कि इस तहखाने में सजा के तौर पर लाई जाने वाली कैदियों को खाने की बात तो दूर, पानी की एक बूंद तक नसीब नहीं होती थी। सुहाना ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो बिल्कुल पत्थर की तरह चुपचाप बैठी रही। तुमने पानी तक नहीं पिया होगा, मैं अभी बाहर से मंगवाता हूँ। रघुराज ऐसे बोल रहा था जैसे उसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा फिक्र उसी की हो। ये दोगलापन और झूठी हमदर्दी देखकर सुहाना का खून खौल उठा। उसने नफरत से अपना चेहरा उठाया और सीधे उसकी आंखों में देखते हुए चीख पड़ी। रघुराज, दफा हो जाओ यहाँ से। अपनी ये मक्कारी और दोरंगी शख्सियत लेकर मेरी नजरों के सामने से चले जाओ। जिंदगी में पहली बार सुहाना ने उससे इतने कड़े और नफरत भरे लहजे में बात की थी। रघुराज अबाक रह गया। इस सब के बाद भी उसका ये रवैया पूरी तरह जायज था। वो कुछ पल तक उसके उस मासूम और गुस्से से तमतमाए चेहरे को देखता रहा जो चादर में लिपटा हुआ था। एक सवाल उसके दिमाग में तब से कांटों की तरह चुभ रहा था और आखिरकार वो पूछ ही बैठा। सुहाना, तुमने पंचायत के सामने अपनी वो चादर क्यों उतार फेंकी थी? सुहाना के होठों पर एक बहुत ही दर्दनाक और तीखी मुस्कान तैर गई। वो जानती थी कि उसकी उस एक हरकत ने रघुराज की रातों की नींद और सुकून दोनों छीन लिए होंगे। तुमने मुझे सबके सामने बेइज्जत करके नंगा कर दिया था, तो मैं अपनी मर्जी से भी तो चादर उतार सकती थी ना? सुहाना ने बहुत सुकून और बेपरवाह लहजे में कहा। वैसे भी मैंने तुम्हारे लगाए गए उस झूठे इल्जाम का पक्का और ठोस सबूत जो दे दिया सबको, और तुमने उन घटिया बातों को सबके सामने कबूल क्यों किया? तुम चाहती तो साफ इनकार कर सकती थी। रघुराज की आवाज में बेचैनी थी। इनकार क्यों करती? तुम्हें क्या लगा था तुम्हारे इस झूठे इल्जाम में से तुम मुझे सबके सामने बेइज्जत करोगे, मेरे किरदार की धज्जियां उड़ाओगे, और मैं उन दो कौड़ी के लोगों के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाऊंगी, ये जानते हुए कि इस रूढ़िवादी समाज में एक औरत की इज्जत के क्या मायने होते हैं? सुहाना ने तीखी नजरों से उसे घूरा। तुम्हारी अपनी कोई इज्जत है ही कहाँ रघुराज? अगर इज्जत को इज्जत समझते तो तुम बदला लेने के चक्कर में इतने नीचे कभी नहीं गिरते। रघुराज ने अपना सिर झुका लिया और अपनी मुट्ठियां भींच ली। ये सच था, उसके खानदान की इज्जत पहले से ही दागदार थी, और उस टूटी हुई इज्जत को वापस पाने के लिए वो अपनी ही बेकसूर बीबी के किरदार को सरेआम नीलाम कर रहा था। तुम जानती हो वो तुम्हें मार डालेंगे, रघुराज ने उसे डरावनी हकीकत से रूबरू करवाते हुए कहा। यहाँ बदकिरदारी की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। तो तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारे सारे झूठे इल्जाम अपनी गर्दन पर क्यों लिए हैं? सुहाना की आंखों में एक अजीब सी आग थी। तुमने मुझसे शादी ही इसी गंदे मकसद के लिए की थी ना, ताकि मेरे परिवार और मेरे दादाजी को सरेआम बेइज्जत करके उनका सिर झुका सको और अपना सिर फक्र से ऊंचा कर सको। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इस घटिया चाल को समझ नहीं पाई? उसने आगे कहा।
खेल सिर्फ तुम ही खेलना नहीं जानते रघुराज, तुमने मुझे जलील किया, पंचायत के सामने घसीटा, मेरे चरित्र पर कीचड़ उछाला और मेरे बच्चे को नाजायज कहा। और तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से चैन से जीने दूंगी? अगर मैं मरूंगी तो अकेले नहीं मरूंगी रघुराज, इस कोख में पल रहा तुम्हारा अपना खून भी मेरे साथ मरेगा। हमारे मरने के बाद तुम अपनी जिंदगी की एक भी रात सुकून से सोकर दिखा देना। उसकी हर एक बात रघुराज के सीने में खंजर की तरह उतर रही थी। सुहाना ने आगे कहा, और मैं ये सिर्फ तुम्हें सजा देने के लिए नहीं कर रही, कुछ सजा मैं खुद को भी दे रही हूँ। मुझे जिंदगी भर इस बात का पछतावा रहेगा कि मैंने तुम जैसे मक्कार और घटिया इंसान से मोहब्बत की, जिसकी सजा वाकई यही बनती है। नफरत और तिरस्कार से भरे उसके शब्द खत्म हुए तो उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया और फिर घुटनों से सिर छिपाकर बैठ गई। रघुराज सुन्न पड़ चुका था। ये पहली बार था जब उस लड़की ने उससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, और वो भी तब जब वो खुद उससे नफरत करने की आखिरी हद तक मजबूर कर चुका था। उसके पास अब जवाब में कहने के लिए एक शब्द भी नहीं बचा था। उस लड़की के चेहरे पर मौत का कोई खौफ नहीं था, बल्कि अपनी जिद और अपने आहत स्वाभिमान की एक जिद्दी चमक थी। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, रघुराज ने खुद को संभालते हुए कहा। मत भूलो कि इस इलाके का सरदार मैं हूँ, जो चाहूँ कर सकता हूँ। अगर मैं कल सुबह भरी पंचायत में कह दूं कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है और तुम पर कोई इल्जाम नहीं है, तो मजाल है कि कोई आंख उठाकर भी देख सके। वो उसे हकीकत का वास्ता देते हुए तेजी से उठा और तहखाने से बाहर निकल गया। पीछे अंधेरे में बैठी सुहाना के होंठों पर एक सुकून भरी मुस्कान तैर गई। वो बेवकूफ ये नहीं जानता था कि उसका इस तरह जिंदा रहना और उस पापी समाज के बीच घुट घुट कर जीना रघुराज के लिए मौत से भी बदतर सजा साबित होने वाला था।